Number 4. On Jacam January 2012, ऊंचा फूड लिमिटेड एक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग राइट्स। मैन्युफैक्चरिंग राइट्स खरीदे हैं, एक्वायर्ड या इंटरनली जनरेटेड? एक्वायर्ड। ऑफ एन असॉर्टेड यानी डिफरेंट रेंज ऑफ जूसेस एंड ठंडी क्रीम में फ्रॉम अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी, यानी किसी और कंपनी से हमने ये खरीद लिया है मैन्युफैक्चर करने का हक, जैसे गोरमे वालों से आप खरीद लें। फॉलोइंग आर द रेलेवेंट क्लॉजेस ऑफ द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द टू कंपनीज। द एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर 5 years एंड इज रिन्यूएबल फॉर अनदर 5 years एट अ ना होने के बराबर प्राइस। तो अब इसका मतलब है हम रिन्यूअल पीरियड को ऐड करेंगे। द मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैन नॉट बी सबलेट। ये ट्रांसफरेबल भी नहीं है और इनको किसी और को आप किराए पे भी यानी एंड पे बेच भी नहीं सकते और लाइफ के दौरान किसी को किराए पे भी नहीं दे सकते। मार्केट तो फिर होना इसकी दूर की बात, आप पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगी है, जो कैन नॉट सेल इट। आफ्टर इरेक्शन ऑफ प्लांट, जब प्लांट इरेक्ट हो गया, प्लांट तो अलग चीज है ना, मैन्युफैक्चरिंग राइट अलग चीज है। मैन्युफैक्चरिंग राइट होता है आप गोरमे वालों से इजाजत लो कि हमें आजाद कश्मीर के अंदर गोरमे कोला की बोतल बनाने दें, यह है मैन्युफैक्चरिंग राइट। फिर वो बोतल बनाने के लिए आपको वहां लैंड खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। ये सारा IS 16 है। आफ्टर इरेक्शन ऑफ प्लांट, प्लांट इरेक्ट करने के बाद, अब ये कोई पायलट प्लांट नहीं है, ये नॉर्मल प्लांट है। आफ्टर इरेक्शन ऑफ प्लांट, क्योंकि डेवलपमेंट तो हो नहीं रही, हमने तो बनी बनाई चीज खरीदी है, तो आफ्टर इरेक्शन ऑफ प्लांट TFL स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। यहां से भी पता चल गया ये वही प्लांट है जिससे कमर्शियल प्रोडक्शन होनी है। TFL मेरे जूते आपके जूतों को टच हो गए, सॉरी। TFL स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट ऑन जकम जुलाई 12। अब एक थोड़ा सा मसला आएगा कि अमोर्टाइजेशन कब से स्टार्ट करनी है, जब इंटेंजिबल अवेलेबल फॉर यूज है या जब इंटेंजिबल आपने फिजिकली यूज करना शुरू किया। अवेलेबल फॉर यूज, तो वो टेंजिबल वाली बात ही ज़हन में रखिएगा। तो ये हमारी सुस्ती है कि प्लांट लेट इंस्टॉल किया या इंटेंजिबल का कसूर है? हमारी सुस्ती है, तो हमारी सुस्ती किसी और पे ना डालें। ओके। ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन था, हर किसी ने अपनी ठंडी क्रीम लॉन्च की हुई है। ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन द न्यू प्रोडक्ट्स वर नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड सेल इन द फर्स्ट 6 months ऑफ देयर लॉन्चिंग। भाई ये एक इंडिकेटर समझा जाएगा जिसकी वजह से आप इस एसेट को किस टेस्ट से गुजारें, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। अब वो जो डिस्कशन मांग रहा है, कहता है यकम जनवरी 12 की डिस्कशन करो। यकम जनवरी 12 पे हम क्या डिस्कशन करेंगे? इंटेंजिबल भी है या नहीं, इनिशियल मेजरमेंट करनी है या नहीं, अगर इनिशियली मेजर कर लिया तो इनिशियली रिकॉग्निशन करनी भी है या नहीं, इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर डिस्कशन होगी और उसके बाद 31 दिसंबर पर अमोर्टाइजेशन पे डिस्कशन होगी, इंपेयरमेंट पे डिस्कशन होगी कुछ, और जो है वो किसके ऊपर डिस्कशन होगी? कॉस्ट या फेयर वैल्यू मॉडल वालों, अल्लाह रीवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल। ओके चलें जी, स्टैंडर्ड लेके आए हुए थे टेस्ट के लिए? ओके। कल रात को आप लोग फ्री हैं 9:40 पर? ओवर MCQs की जूम मीटिंग होगी कल 9:50 पर और लिंक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। वो जो वेबसाइट है जिस पे आप अभी तक गए नहीं, तो लिंक वहां पे अवेलेबल होगा और बाद में ये अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, ताकि जिन्होंने ज्वाइन करना है वो भी ना करें। ये 15 दिन बाद यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? तो कल की कोई कमिटमेंट तो नहीं रात की? ओके अच्छा जी। ड्यू टू देखो कितना खुश हो रहा है, इसका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। 7 MCQ भी हो रहे हैं, कितना खुश हो रहा है, घर वालों को बताएगा जाके आज। चलें जी लिखना शुरू करें। मैन्युफैक्चरिंग राइट इज एन इंटेंजिबल, जरा स्पीड सुपरमैन वाली होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग राइट इज एन इंटेंजिबल। सैटरडे को छुट्टी की थी कुछ बच्चों ने, मुझे नजर आ रही है इधर से ही, वो खुदा का खौफ कर लें। मैन्युफैक्चरिंग राइट इज एन इंटेंजिबल बीइंग आइडेंटिफिएबल, हैविंग नो फिजिकल सब्सटेंस
being identifiable, having no physical substance, and non-monetary. अच्छा जी, अब हाउ टू राइट डाउन वाला सफा मैंने इधर खोल लें। IS 38 allows the recognition of this intangible. IS 38 allows the recognition of this intangible because अच्छे खासे सवाल आजकल ना वो थ्योरी के देने लग गया। अब वो एक स्टैंडर्ड जिसको हमेशा ही न्यूमेरिकल का देता था उसका भी उसने थ्योरी का सवाल दे दिया है। बिकॉज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। Because future economic benefits are probable and cost can be measured reliably. अच्छा, अब देखें ये मैंने लाइन इस तरह लिखवाई है कि अब इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ी। Since purchase meet the above condition, it should be recorded as intangible. तो देखें अब इस लाइन की जरूरत नहीं है, जरा पढ़ें फिक्र अपना दूसरी लाइन से, वो जो ऑफ दिस लिख दिया ना, ऑफ दिस लिख दिया तो यही वाली नीचे वाली बात होगी। अलाउज रिकॉर्डिंग ऑफ दिस परचेज कर दें, बस ये वाला लफ्ज क्या आ जाए, दिस परचेज्ड इंटेंजिबल। IS 38 अलाउज रिकॉर्डिंग ऑफ दिस परचेज्ड, दिस के आगे परचेज का लफ्ज डाल दें, बस ये भी चीज कवर होगी। ओके आगे चलें। इनिशियल मेजरमेंट दादा दम रहे, इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। ये इनिशियली किस पे मेजर होगा, कॉस्ट पे। अब शुक्र है कॉस्ट में कोई डिस्कशन अब है ही नहीं, इसके अब आगे क्या डिस्कशन करें। ऑफ रुपीज 50 मिलियन, ओके। अब अगली इसके ऊपर हेडिंग क्या डाली थी, यकम, देखे ना सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेना। इसके ऊपर हेडिंग क्या डाली थी, यकम जनवरी 2012। अब अगली हेडिंग डालें, पहले इसके ऊपर डालें यकम जनवरी 12, अब अगली हेडिंग डालें 31 दिसंबर 2012। ओके, द लीगल लाइफ, द ओरिजिनल लीगल लाइफ ऑफ दिस एसेट इज कितनी है, 5 years। However, अब ये फिक्राना सवाल से उठा लें। However, as the renewal is at a minimal price, however as the renewal is at a minimal price, so the renewal period of 5 years, the renewal period of 5 years will also be considered. So it will be amortized over a period of 10 years. Superman. So it will be amortized over a period of 10 years. The intangible will be amortized when it is available from you, when it is available for use. The intangible will be amortized when it is available for use. That is यकम जनवरी 2012। That is यकम जनवरी 2012। क्या हुआ, अच्छा अच्छा आगे। P&L shall show an amortization of rupees, P&L shall show an amortization of rupees 50 divided by 10, rupees 5 million. P&L shall show an amortization of rupees 5 million. अच्छा, अब ये लाइन देख लें। As the product was not able to achieve the desired sales, as a product was not able to achieve the desired sale। अंग्रेजी इधर से उठा लिया करें, आपको पता है हमारी अंग्रेजी के जो, मेरी अंग्रेजी के जो हालात हैं।
as the product was not able to achieve the desired result, therefore this may be passed through impairment test by comparing, शक्लें क्यों बन रही हैं थोड़ी थोड़ी, by comparing book value, ना शक्ल ना बनाया करें, जो है वही है, by comparing book value with the चुप, by comparing book value with the recoverable amount, छोड़ दे अब, रात की बात गई, अब अगला वाला लिख, by comparing book value with the recoverable amount. अच्छा जी, इसके बाद अब आप लिखेंगे चॉइस ऑफ मेथड, हाँ वो लिख दें, रेजिडुअल वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज जीरो, ये जरा लिखें थोड़ा सा ऐसे ना, एग्जामिनर को थोड़ा सा शो किया करें, आप शो हैं पूरे, रेजिडुअल वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड एज जीरो एज देयर इज नो एक्टिव मार्केट और कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी करके ना जरा एग्जामिनर पर, एज देयर इज नो एक्टिव मार्केट एंड नो कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी. अब 8 नंबर है ना, हम पूरे भी तो करने हैं, बाकी फिर 42 रह जाएंगे पीछे. अच्छा नेक्स्ट, आप कहें नहीं हमारे तो 92 रह जाएंगे, हम पूरे वाले हैं. अच्छा, आई कैप एग्जामिनर कमेंट्स आएंगे, द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम अ स्टूडेंट टुक 100 मार्क्स. अच्छा वाओ क्या होता है, वो तो कहीं और होता है. अच्छा नेक्स्ट, अब क्या रह गया आखिर में, मैं रह गया और मेरा रजिस्टर मेजरमेंट मॉडल. अब लिखा IS 38 परमिट्स एन एंटिटी, 8 नंबर का सवाल है ना, और पूछा भी उसने हमारे से है, IS 38 permits an entity to adopt cost or revaluation model. देख लो लिखा था cost or revaluation model. However, as it is not traded in active market, therefore it will appear at cost model and will appear in books at cost less accumulated depreciation, cost, and will appear in books at cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss. क्या कह रहे तू बच्चे मेरे, हो यार ध्यान दे. ओके थोड़ी थोड़ी देर बाद ना साथ वाले को बताते रहा करें कि अल्लाह तुम्हारी शक्लों और मालों की तरफ नहीं देखते, वो तो तुम्हारे दिलों और अमाल की तरफ देखते हैं. थोड़ी थोड़ी देर बाद ना 2-4 घंटे बाद उसको बताते रहा करें, क्योंकि कुछ लोगों को शीशे के सामने खड़े होने की भी बीमारी है. और ठहर जाए यार, वैसे पार्ट भी करें इसका, क्या करना है उस एसी को, बहुत ठंड लग गई है, इधर आ जाओ. ठीक है अब क्या करें, फिर पीछे चले जाओ. भाई वो चादर पता करो अवेलेबल है कोई, यार कोट उतार दे उसको, थोड़ी देर दे दे. अच्छा पॉइंट बी पढ़ें, 3 मिनट है आपके पास जनरल एंट्रीज करने के. पार्ट बी, क्वेश्चन 4 का पार्ट बी, जनरल एंट्री भी कर लिया. वो क्यों पढ़ा था पहले, मैंने कहा था. अच्छा 4 ही नहीं कहा था मैंने. पेज नंबर 240. ऑन 1 जनवरी 2012 मैचलेस एंटरप्राइज एक्वायर्ड परचेज किया रिसर्च डाटा अलॉन्ग विथ, लास्ट क्लास में हमने क्या बम खड़ा था कि रिसर्च भी कैपिटलाइज होती है अगर परचेज हो. एक्वायर्ड रिसर्च डेटा अलॉन्ग विथ पार्शली डेवलप्ड प्रोडक्ट डिजाइन फ्रॉम अ कंपनी फॉर ₹2 मिलियन. इसमें रिसर्च 0.5 मिलियन है और डेवलपमेंट 1.5 मिलियन है. द प्रोडक्ट डिजाइन वॉज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फैक्ट्री. द प्रोडक्ट डिजाइन वॉज हैंडेड ओवर टू फैक्ट्री ऑन 1 नवंबर 2012. पार्शली डेवलप्ड R&D कब खरीदी, 1 जनवरी को. फैक्ट्री को कब हैंड ओवर की, तो शायद फिर बीच में क्या हुआ होगा, जनवरी से अक्टूबर तक पार्शली डेवलप को फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट से गुजारा होगा. सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन मतलब बताएं कौन सी तारीख, सब्सिक्वेंट टू, एक्सेलेंट, सब्सिक्वेंट टू 1 जनवरी. सब्सिक्वेंट टू 1 जनवरी मींस 1 जनवरी के बाद.
MEL इनकट 0.7 मिलियन ऑन रिसर्च, एक्सपेंस में डाल देंगे ना इसको, एंड ₹2.5 मिलियन ऑन द डेवलपमेंट स्लैश फाइनलाइजेशन ऑफ। अब डेवलपमेंट को बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करें? इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोडक्ट डिजाइन वुड बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 5 years। जी मोहतरम, इंटेंजिबल एसेट डेबिट कितने से? 2 से। आज एंट्रीज में वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज डाल के देखें, क्योंकि टाइम हो वैसे आप ये कर सकते हैं पेपर में, एंट्रीज में जरा वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज डाल के। हम तो बैलेंस शीट में डालते हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस का। रिसर्च कितनी हुई है और डेवलपमेंट टोटल 3.2। तो अब मुझे बता दें क्या इंटेंजिबल मुकम्मल हो गया? आप वर्क इन प्रोग्रेस का लॉस इसके साथ लगा रहे या हट जाए? इस तरह एंट्रीज करने का ये फायदा भी हो सकता है कि इंटेंजिबल की कॉस्ट भी आपको एक ही एंट्री में नजर आ जाएगी। तो अगली एंट्री जी, इंटेंजिबल एसेट डेबिट और इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। कितना? 4.5। इन दोनों को कैपिटलाइज कर दें, 2 और 2.5 को, और अमोर्टाइजेशन की एंट्री बता दें। अमोर्टाइजेशन डेबिट और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन नवंबर दिसंबर 0.15। What are you smiling at, guy? Okay. कौन सा गाय? लास्ट रो वाला गाय। अच्छा, और कुछ? मैं ऐसा रहा कि वैसा रहा, देखना ये है वहां कैसा रहा। ये भी साथ वाले के रजिस्टर पे लिखते हैं शेर, लिख दें, 2-3 लिखें फिर वो। अच्छा जी, अच्छा नोट करें। देखना ये है वहां कैसा रहा, दूसरा मिसरा मेरी तरफ से। अब आप ये डिस्क्लोजर्स निकाल लें, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के ट्राई कर ले। फिर पेज 218, डिस्क्लोजर्स। बातें खत्म होने की तरफ जा रही हैं, कल शायद IAS 41 ना शुरू करना पड़ जाए। डिस्क्लोजर्स, आप मुझे पहले बताएं क्लास ऑफ टेंजिबल एसेट्स। क्लास ऑफ टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, नई बुक, ले लो। A class of intangible assets is a grouping of assets of a similar nature and use in an enterprise operations. Examples of separate classes may be, brand names को आप इकट्ठा रख दें, कभी नहीं मिलेगा ये सफा तुझे। पेज 218। मैस्थेड अखबारों के लिए होता है, पब्लिशिंग टाइटल बुक्स के लिए होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलग कैटेगरी है। लाइसेंसेस और फ्रेंचाइजीज को लोग इकट्ठे एक ही कैटेगरी में डालते हैं। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट, सर्विसेज, ऑपरेट करने का राइट, फलां इलाके के अंदर मुझे काम करने दो, रेसिपीज, फॉर्मूलाज, मॉडल डिजाइन एंड प्रोटोटाइप्स, और इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। अब वो कह रहे हैं कि जब आप इंटेंजिबल का नोट बनाओ तो अगर ये वाली कैटेगरीज भी आ जाए तो मेरे ख्याल से सही है, वरना ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, वो तो अजीब सी बात हो जाएगी। प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, प्लान नंबर 3। तो ये मोटी मोटी क्या है? क्लासेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, ये पैरा 119 में दी हुई है, हमने कोई याद नहीं करनी। हाँ, प्रोटोटाइप से मुराद वो सैंपल नहीं है। प्रोटोटाइप्स वैसे ही आप किसी से कोई सैंपल खरीदो तो उसकी बात करें, कितना इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ो। एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल। हर क्लास के लिए आपने ये चीजें बतानी है। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंटरनली जनरेटेड एंड अदर्स। इंटरनली जनरेटेड अदर्स से क्या मुराद है? परचेस्ड, वेदर यूजफुल लाइफ फॉर इनडेफिनेट और फाइनेट, एंड इफ फाइनेट द यूजफुल लाइफ फॉर अमोर्टाइजेशन रेट। ये हम कहां बताते थे? नोट में डिस्क्लोज करते थे, नोट के दुम में डिस्क्लोज करते थे। मेजरमेंट बेसिस क्या है और लाइफ क्या है, ये वो जो नोट हम 2 दिन से बना रहे थे उसके दुम में शो किया था। आज टेस्ट वाले के भी दुम में शो कर देने। नेक्स्ट, द अमोर्टाइजेशन मेथड यूज्ड फॉर इनटेंजिबल एसेट्स विद फाइनाइट यूजफुल लाइफ, वो भी यहीं पे शो करते थे दुम में नीचे। द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट शो करते थे, एंड एनी अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एट द बिगिनिंग, ओपनिंग एंड एट द क्लोजिंग। द लाइन आइटम्स ऑफ SOCI इन विच एनी अमोर्टाइजेशन इज इंक्लूडेड। SOCI के लाइन आइटम्स बताएं
सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। अब रुक जाएं, क्या सेल में पड़ी होगी अमोर्टाइजेशन? क्या अमोर्टाइजेशन अदर इनकम में पड़ी होगी? क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट में पड़ी होगी? क्या एडमिन सेलिंग या कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होगी? हाँ। अगर एडमिन डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर है तो एडमिन में पड़ी होगी, या सेलिंग में पड़ी होगी, या तो लिख लें एडमिन, सेलिंग या कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होगी। क्या? अमोर्टाइजेशन P&L में ऐसे ही नजर आ रही होगी या किसी अंदर छुपी होगी किसी चीज के? और वो जिस चीज के अंदर छुपी होगी वो या कॉस्ट ऑफ सेल होगी, लिख रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ सेल या एडमिन या सेलिंग। मैं जरा आपको दिखा दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक लफ्ज अंडरलाइन करें जरा, लाइन आइटम्स। लाइन आइटम्स ये आप जरा देखें, किसी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल लें। ये को नजर आ रहा है एनुअल रिपोर्ट का लफ्ज या नेस्ले का लफ्ज? कहां नजर आ रहा है? ऊपर है? कहां था? नीचे था। सही शुगर लगाया हुआ तूने। किधर है एनुअल रिपोर्ट या नेस्ले? इनको अपने इधर ही ना ले जाए, हम पिछले सेशन वाले नोट्स खत्म करें, इसको आप इधर आ जाओ हमारे इस दफा वाले में। मूव कर रहे हो आप, जरा जल्दी मूव करो। ओके, आज हम देख रहे हैं एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे होती है। इसमें मूविंग लिखा हुआ है। पैकेजेस लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट 2019। हम P&L बैलेंस शीट ढूंढने निकले हैं। भाईजान थोड़ी मेहरबानी भाई, हमें P&L बैलेंस शीट, भाईजान हमें P&L बैलेंस शीट चाहिए। ये उर्दू में लिखना होता है, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है शायद। कुछ चीजें उर्दू में लिख के बतानी होती हैं क्योंकि शेयर होल्डर सारे पाकिस्तान में इंग्लिश तो नहीं जानते ना। बैलेंस शीट, तख्ता तवाजुन, ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ ली? ऑडिट में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ लिया? अच्छा, प्रॉफिट और लॉस की लाइन आइटम्स बताएं। लाइन आइटम्स, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं सेलिंग को, अदर एक्सपेंसेस। अब इसके अगर हम नोट जाके देखें, नोट नंबर 31 और 32, तो इनमें वो इंटेंजिबल्स जो एडमिन में पड़े होंगे वो इसमें नजर आ रहे होंगे, और वो इंटेंजिबल्स जो सेलिंग वाले होंगे वो इसमें नजर आ रहे होंगे। तो 31 और 32 पे छाल मारते हैं डायरेक्ट। ओके, ये एडमिन एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन कहीं नजर आ रही है? किस लाइन में नजर आ रही है? थर्ड लास्ट लाइन में, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स। और नीचे नोट क्या दिया हुआ है? नोट 21.1। तू सही सानू लारे लाया, 21.1 से जाइए। घूम गया। 21.1 में आपने क्या फरमाना है? अच्छा, द अमोर्टाइजेशन चार्ज हैज बीन एलोकेटेड एज फॉलोज। अमोर्टाइजेशन टोटल है 11,559। ये अमोर्टाइजेशन नोट से उठाई है इसने, ये नोट से इंटेंजिबल एसेट्स में नोट से उठाई है। कॉस्ट अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन ओपनिंग, ये है अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। ये 11,559 में से 2,000 डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ी है, 3,000 एडमिन में पड़ी है और 5,000 कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी है। तो ये हम फाइनल अकाउंट के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे कि फाइनल अकाउंट का जब टॉपिक होगा तो पूरा P&L जब हम बनाएंगे, आप भी इस वक्त तक बड़े हो गए होंगे, पूरा P&L जब हम बनाएंगे तो उसमें इन लाइन आइटम्स को डिफरेंट जगहों पे डालेंगे। शायद अब ये जो बात लिखी हुई आपको समझ आ गई हो। अच्छा, अब डिस्क्लोजर्स का पता चलना लग गया क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं? डिस्क्लोज हुई होती है चीजें, बस चेहरा सही तरह रखना है आप लोगों ने, उदास नहीं करना। आगे चलें, पॉइंट नंबर ई, रिकॉन्सिलिएशन, वही जो हम बनाते हैं, एडिशंस, डिस्पोजल्स, इंक्रीज डिक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड रिजल्टिंग फ्रॉम अमोर्टाइजेशन। या IAS 21 में पढ़ेंगे, एक्सचेंज लॉस, बाहर के मुल्क से कोई एसेट खरीदा, अदर चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट ड्यूरिंग द पीरियड। एडिशंस इंडिकेटिंग सेपरेटली दोज फ्रॉम इंटरनल डेवलपमेंट दोज एक्वायर्ड। ये बात याद है? एडिशंस के साथ हमने 2 लाइनें डाली थी, शोइंग इंटरनली जनरेटेड अलहदा और परचेज्ड अलहदा। समझ आई बात की? ओके, नहीं बनाने की जरूरत नहीं, अनलेस के वो डेटा दे दे आपको।
डिस्क्लोजर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस फॉर एन इंटेंजिबल एसेट assessed as having indefinite life, जिसकी क्या हो indefinite life, उसकी कैरिंग अमाउंट बता दें। कैरिंग अमाउंट तो वैसे उसकी इस नोट में यहां पे पता चल जाएगी ना, कैरिंग अमाउंट तो यही पता चल जाएगी, कोई मसला नहीं। एक बात अंग्रेजी में लिख के बताएं, एंड रीजन सपोर्टिंग द असेसमेंट ऑफ इनडेफिनेट लाइफ। क्या रीजन है जिससे आपको लग रहा है कि इसकी इनडेफिनेट लाइफ है? इन गिविंग द रीजंस द एंटिटी शैल डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट प्लेड अ रोल इन डिटरमिनिंग द एसेट हैज इनडेफिनेट लाइफ। मिसाल के तौर पे हमने कोई ब्रांड नेम खरीदा है और हमारा ख्याल है कि ये हमेशा हमारे साथ चलता रहेगा, तो एंटिटी बता दे कि हमने असेस किया, हमेशा हमारे साथ चलता रहेगा, इसकी रीजन लिख के बता दे। और अगर पेपर में कोई रीजन उसने दी भी तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके दुम में आप डाल देंगे नोट की। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन होता है नाम, कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड ऑफ एनी इंडिविजुअल इंटेंजिबल दैट इज मटीरियल टू एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई इंटेंजिबल आपका बहुत मटीरियल है, यानी आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू है 10 करोड़, एक इंटेंजिबल ही उसमें 3 करोड़ का है और आपको वो मटेरियल लग रहा है, तो फिर उसका रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड भी बताओ। हम रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड बताते हैं या टोटल लाइफ लिखते हैं यहां पे? टोटल लाइफ। तो उसका आप क्या बता दो? रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन। ये चीजें याद करनी है, स्टैंडर्ड में लिखी होंगी, स्टैंडर्ड खरीदेंगे। ओके, ये कौन सा पैरा स्टैंडर्ड का? पैरा 122। फॉर इंटेंजिबल एसेट्स एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, वो इंटेंजिबल्स जो किसके जरिए मिले हैं? एंड इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट गवर्नमेंट ग्रांट वालों को रिकॉर्ड करने की 2 ऑप्शंस बताएं, फेयर वैल्यू या नॉमिनल अमाउंट। तो हमने अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो क्या क्या बताएं यूजर को? द फेयर वैल्यू कितनी है उसकी, कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू में फर्क क्यों होगा? ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट ग्रांट वाला इंटेंजिबल आपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है तो उसको उसकी लाइफ पे अमोर्टाइज भी तो कर रहे होंगे। तो जब अमोर्टाइज करे होंगे तो फेयर वैल्यू होगी 10 रुपए, अमोर्टाइज होने के बाद कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी? 8 रुपए। तो कैरिंग अमाउंट मींस आफ्टर अमोर्टाइजेशन, तो अमोर्टाइजेशन के बाद कैरिंग अमाउंट। लेकिन मेरे ख्याल से ये दोनों बातें नोट से ही पता चल जाएगी, क्योंकि यहां पे आप उसके एडिशंस में डालेंगे उसकी कॉस्ट और यहां उसकी क्या डालेंगे? अमोर्टाइज, और यहां क्या पता चल जाएगी? बुक वैल्यू। तीसरी बात क्या बतानी है? वेदर दे आर मेड आफ्टर रिकॉग्निशन। आफ्टर रिकॉग्निशन के बाद हमारे पास कौन से मॉडल हैं? 2, या कॉस्ट पे रख लें या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। इसका मतलब है गवर्नमेंट ग्रांट वाले एसेट्स को रिवैल्यू किया जा सकता है, एमसीक्यू आ जाए, हाँ किया जा सकता है, कोई मसला नहीं, तो कोई मना नहीं है। जिसकी भी एक्टिव मार्केट हो उसको रिवैल्यू किया जा सकता है, चाहे गवर्नमेंट ग्रांट से मिला हो चाहे खुद खरीदा हो। द एग्जिस्टेंस एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल्स हुज टाइटल इज रिस्ट्रिक्टेड। टाइटल रिस्ट्रिक्ट कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट ने कहा कि ये चीज है, ये टाइटल इसका हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी वजह से, आपका आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर अगर टाइटल पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो वो हम यूजर को बता दें। और कैरिंग अमाउंट भी इंटेंजिबल के बता दें। एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल प्लेज दिस सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटी का मतलब बताएं। आपने लोन लिया हुआ है और लोन लेने में आपको कोई इंटेंजिबल किसके तौर पे रखवाना पड़ा? सिक्योरिटी के तौर पे, तो उसको भी आप अलग से बता दें। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स फॉर एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल का मतलब बताएं। द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल, इंटेंजिबल खरीदने के जो आपने वादे कर लिए हैं इस साल, ये अगले साल आपने खरीदने हैं, एक्वायर कर लिए या कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन है, तो आप यूजर को बता दें कि अगले साल मैंने फलां सॉफ्टवेयर खरीदने की कमिटमेंट कर ली है। इसकी जर्नल एंट्री होगी या डिस्क्लोज होगा? डिस्क्लोज होगा। ओके। इंटेंजिबल एसेट्स मेड आफ्टर रिकॉग्निशन यूजिंग द, ये किन एसेट्स की बात होने लगी? ऐसे इंटेंजिबल्स की जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ रहे हैं, यानी जिनकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है। गुड। इफ इंटेंजिबल्स आर अकाउंटेड फॉर एट रीवैल्यूड अमाउंट, या ये 16 में पढ़े होंगे अपने शायद, तो एंटिटी ने क्या क्या बताना है? नंबर 1 हाईलाइट करते हैं कि क्या बताने हैं। नंबर 1 किस दिन रिवैल्यू हुआ, नंबर 2 कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवैल्यूड, कैरिंग अमाउंट तो नोट से पता चल रही होगी, एंड ये याद होगा आपको अगर ये रिवैल्यू ना होता तो किताबों में कितने का आता। ये कितनों को याद है? बात है फेयर 1 में। एक और भी है, सरप्लस की मूवमेंट, सरप्लस की मूवमेंट, द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस दैट रिलेट्स टू इंटेंजिबल एसेट्स एट द बिगिनिंग, यानी ओपनिंग सरप्लस, एंड एट द एंड ऑफ पीरियड, इंडिकेटिंग एनी चेंज ड्यूरिंग द पीरियड, यानी सरप्लस आया या लॉस आया, एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस टू शेयर होल्डर्स। क्या सरप्लस से डिविडेंड बांटा जाता है? तो लिखें सरप्लस से डिविडेंड नहीं बांटा जाता, ये रिस्ट्रिक्शन होती है सरप्लस पे, सरप्लस से डिविडेंड नहीं बांटा जाता।
ये काट दें 127, 126 एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द एग्री। आप लोग कितने बजे तक सो जाते हैं? फिर 9:50 पे हम शुरू करके कल उसी टाइम तक खत्म कर देना, 11 साढ़े 11 तक, ठीक है। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज, एक एंटिटी बताएगी द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज एन। ये कौन सी डेवलपमेंट की बात हो रही है? अच्छी वाली की बुरी वाली की? बुरी वाली डेवलपमेंट की। वो डेवलपमेंट बताएं और वो रिसर्च बताएं जिसको आपने कहां डाले। चलो जी, जब डालें 7 वाले को, डिस्क्लोजर खत्म हुआ है। एन एंटिटी इज, बोले बोले, इनकरेज का मतलब बताएं। दाद देना नहीं। कहते हैं अगर ये बातें आप डिस्क्लोज कर दो यूजर को तो अच्छी बात है, ना भी करो तो मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं। आपको पता है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक स्टेटमेंट देनी होती है कि वी आर कंप्लाइंग विद IFRS। खोलो रजिस्टर, वी आर कंप्लाइंग विद। तो क्या ये इंफॉर्मेशन दिए बगैर भी मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं कि वी आर कंप्लाइंग विद IFRS? दे सकता हूं, क्योंकि ये ऑप्शनल डिस्क्लोजर है या मैंडेटरी। एन एंटिटी इज एनकरेज्ड बट नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, a description of name of any fully amortized intangible that is still in use। कैसा हो सकता है इंटेंजिबल? हमने समझा 5 साल साथ चलेगा, लेकिन 5 साल के बाद भी साथ चल रहा हो, लेकिन अनलकीली वो 5वें साल के एंड पे फुली, तो वो बता दें यूजर्स को। एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नाम ऑफ सिग्निफिकेंट इंटेंजिबल एसेट्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी बट नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज दे डिड नॉट मीट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। लिख लें बुरी वाली डेवलपमेंट, बुरी वाली डेवलपमेंट विच आर कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। बुरी वाली डेवलपमेंट आपके कंट्रोल में है या आपने किसी को बेच दी है? कंट्रोल में है, और उससे इंटेंजिबल बनने की आपने उम्मीद लगाई हुई है, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट ना होने की वजह से कैपिटलाइज। लेकिन क्या कभी ना कभी वो अच्छी डेवलपमेंट में बदलेगी? तो यूजर को बता दें बुरी डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन ये बताना जरूरी नहीं है, वैसे इंकरेज्ड है। यूजर को बता दें बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही है और वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन अभी तक मैं कैपिटलाइज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक उसका रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। ओके, पास पेपर क्वेश्चन 3 निकालें। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ा अच्छा जो आप कहते हैं ना साथ साथ पास पेपर कर ले, ये जो है ना चीज पता नहीं घर वालों ने आप में पैदा की है या क्या। अच्छा, सवाल ने जनरल एंट्रीज नहीं मांगी, मैं जनरल एंट्रीज कर रहा हूं। इंग्लिश फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी has provided you the following information related to the year ended 30/9/2013। 1 मिनट, घर से मैसेज आया 30/9/2013। EL has developed, भाई इसको गले लगाएं। EL has developed या acquired and patented। पेटेंटेड होता है गवर्नमेंट के पास जाके ना अपने नाम लगवाना। EL has developed and patented 2 vaccines, Corona and Morona, at a cost of rupees 160 million and 120 million। उसके कंधे का कोई कसूर नहीं, रिस्पेक्टिवली। दूसरों के मोटरसाइकिलों पे बैठे होते हैं बिला वजह, बगैर पूछे। बेस्ड ऑन मार्केट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस की बेस पे टिश्यू पेपर 2 निकाल के नीचे बैठ जाया करें। बेस्ड ऑन मार्केट, इट इज एस्टिमेटेड दैट वैक्सीन A would generate revenue of 300 million for next, whereas vaccine B would generate revenue for indefinite period। चलें जी बताएं भाई, पेटेंट नंबर A या वैक्सीन A डेबिट और कैश डेवलप्ड है, कोई मसला नहीं। ये वो तो नहीं है क्या कहते हैं ब्रांड, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट। वैक्सीन A डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से? 160 से। वैक्सीन B का बताएं। वैक्सीन B डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या एंट्रीज लिख रहे हैं? बस समझ आ रही है बात, आसान आसान से। बहुत पुराना कुछ पास पेपर आया था 2013 में, वो तो बच्चे भी अब सीए कर चुके होंगे वाले, छोड़े पर आप इधर देखें। अच्छा, इसको अमोर्टाइज कैसे करें? 5 साल पे, और इसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे तो अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। 160 डिवाइडेड बाय, यार ये ना ये सिर्फ रेवेन्यू की अमाउंट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि इससे आपने कोई अमोर्टाइजेशन निकालनी है। बस आप सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन बेस पे अमोर्टाइज करें। बस वो कह रहे हैं हर साल कमा के कितना देगा ये, बस एक अंदाजा है, और ये भी हर साल कितना कमा के देगा। बस इसका मतलब है फ्यूचर में बेनिफिट आने हैं, बस इससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं इसका। 160 डिवाइडेड बाय इनटू, कुछ नहीं करना, चलें गुड, क्योंकि डेटा परचेज नहीं दी हुई। क्या आ गया? 32। अगला सवाल, 6 million वॉज पेड फॉर अ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। इसकी एंट्री आपने मुझे करके देनी है, 2 मिनट दे रहा हूं। इसकी एंट्री और पॉइंट 3 की एंट्री तसल्ली से करें, कैलकुलेटर पकड़ के। होमवर्क में भी आपने किया ये,
एंट्री 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 एंट्री। जी जल्दी 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 एंट्री करके। पेमेंट होगी या होनी है? किसी ने हुई है पेमेंट? किससे हुई है पेमेंट? क्या चीज? जोहर में आ जाओ, बस यहां से रास्ता जाता है। एंट्री कर। $6 million was paid for a टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन was paid को अंडरलाइन करें। सारी पेमेंट हो गई है। फॉर अ टीवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन दैट विल कवर अ पीरियड ऑफ 6 months। इसका मतलब है 1 महीने की एडवर्टाइजमेंट का ₹1 या 1 मिलियन फ्रॉम यकम मई टू 31 अक्टूबर। लेकिन हमारा साल कब खत्म हो गया? अब आप हजरात मुझे बता दें, ओवरऑल इकट्ठी एंट्री कर दूं या डेट्स डाल के कर दूं? चलें डेट्स डाल के कर देते हैं। यकम मई 2013 को एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 4 से पेड कैश पूरा क्रेडिट करें ना 6 से, तो प्रीपेड डेबिट करेंगे। कभी आराम से भी बात कर लिया करें आप सर। 30 जून 2013। ये मैं सर की बात नहीं कर रहा, घर की बात कर रहा हूं। घर में तो वालिदैन बात करें, आपके माथे पे बल भी नहीं आना चाहिए। ओके, द डायरेक्टर्स बिलीव दैट कैंपेन वुड हेल्प टू अचीव द सेल्स ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 years। नहीं भाई, एडवर्टाइजमेंट को कभी भी आपने 2 सालों पे अमोर्टाइज नहीं करना। 1 मिनट। अच्छा मोहतरम, सवाल ये है, ये 2 अलग सवाल हैं। एडवर्टाइजमेंट टीवी पे कितना अर्सा चलेगी? वो है 6 महीने। हमारे ख्याल से कितना अरसा फायदा आता रहेगा और अब एड ना भी चलाएं तो लोग आते रहेंगे, वो अलग बात है। वो कितने साल है भाई? लाइफ तो उस चीज की ली जाती है जो इंटेंजिबल हो, तो इसलिए ये बात तो इग्नोर कर दें क्योंकि ये इंटेंजिबल ही नहीं है। पीछे मसला रह गया है कि ये एडवर्टाइजमेंट चलनी, इश्तिहार कितने अरसे चलना है? 6 महीने। अगर ये इश्तिहार 6 महीने चलना है तो साल के एंड पर मई जून हम कितना एक्सपेंस में डालेंगे? एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट 6 डिवाइडेड बाय 6 महीने मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने इंटू 4 वालों। भाई मई और जून का खर्चा बुक करना है ना सिर्फ, तो मैं खर्चा बुक कर रहा हूं। कितना हो गया? 2। अब प्रीपेड कैसे निकाल रहे हो? प्रीपेड तो पहले पूरा रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। अगर आप लोग ज्यादा परेशान हैं तो फिर एक 2 नंबर तरीका भी है एंट्रीज का। कभी कभी लोग करते हैं इस तरह भी, कोई मसला नहीं है। पूरा खर्चा बुक कर दें, साल के आखिर में माफी मांगे, यार गलती हो गई, पूरा खर्चा बुक नहीं करना था, खर्चे को कम करें, इनकम बना दें, खर्चे को कम करें और राइट टू रिसीव सर्विस इन फ्यूचर को बुक करें। प्रीपेमेंट क्या है? राइट टू रिसीव सर्विस। आपने टीवी चैनल को पैसे दे दिए, अब आपका राइट है कि वो इश्तिहार चला के देंगे आपको। ये एक दूसरा तरीका भी एंट्रीज का। कितने लोगों ने इस तरह की थी? कितने लोगों ने वैसे की थी? कितने लोगों ने तैसे की थी? अच्छा, अब आप जरा मुझे बताएं, खर्चा मैंने गलती से कितना बुक कर लिया? 6। बुक सिर्फ किस किस महीने का होना चाहिए? मई जून का, सिर्फ हमारे साल का 2 महीने का। तो 2 महीने का तो 4 से खर्चा उल्टा दें, और 4 की क्या है? इन दोनों एंट्रीज से देखें P&L पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क तो पड़ेगा, सेम फर्क पड़ेगा। 2 का खर्चा बुक हुआ और 6 - 2 4 की प्रीपेमेंट। 2 का खर्चा बुक हुआ, ऐसे कर दो मुंह, किस बात पे कर रहे हो? 2 का खर्चा, 6 - 7 2 का खर्चा, और प्री पेमेंट किस पे बुक हो गई? ये दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं। खर्चा बुक करके प्री पेमेंट बना लें या प्री पेमेंट बनाकर बाद में खर्चा बुक कर लें, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, ₹5 million वर स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ। ये क्या चक्कर है? आप लोग जाके आज के लेक्चर की तैयारी कर रहे होते हैं, मैं कल की कर रहा होता हूं। तो आप लोगों को ना अगला ना बता दिया करूं, नहीं अगला बता दिया करूं आपको कि ये अगला। वैसे कितने लोग आगे से कराते हैं, यानी उनको पता नहीं चलता कि आप छठे के पास आने 7वां कराने तो 9-10 सवाल नीचे से खुद ही कराते हैं। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मैं आपको बताऊं, इसी क्लास में लोग होंगे एमसीक्यू सारे करके आए होंगे कल,
वो कहेंगे कल जूम की मीटिंग में डिस्कस होने, मैं आज कर लेता हूं, देखी जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, आप किधर जा रहे हैं यार। उसमें बाद में 2 MCQ उसके बारे में बताया जाएगा, ये आपको भी समझ नहीं आ सकते थे। अच्छा, ₹5 million वर स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ। ये किसी ने टाइम निकाल के आए, आप लोग जल्दी, टाइम खत्म हो जाता है। ₹5 million वर स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ दांत अंदर ट्रेनिंग स्टाफ। द ट्रेनिंग कोर्सेज वर कंडक्टेड बाय लीडिंग एक्सपर्ट्स ऑफ फार्मा प्रोडक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द। क्या करें फिर ट्रेनिंग को? ट्रेनिंग के इतने फजाइल सुनाए हैं उसने, इतने फजाइल सुनाए हैं कि हम समझ गए थे कि ट्रेनिंग भी शायद क्या बना देना है, एसर बना देना है। तो ट्रेनिंग को कहां डालें? एक्सपेंस में। अब आएगा मेन सवाल हमारा। चलिए ठीक है, बस मैं क्वेश्चन 10 का पॉइंट 4 आपके सामने पढ़ रहा हूं और रहने दें यार। बस होमवर्क यार, होमवर्क दे देता हूं, आप बहुत इन्हें शौक है। अच्छा, होमवर्क अगर आपने करना है तो ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 14, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 14 ये करें, एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी। पेज 232 है यार, पेज 232, पेज 232। ठीक है भाई, जाएं, बंद कर दें जरा।